नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। बच्चों, आज अपन आपके व्याकरण से संबंधित एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है वाच्य। वाच्य के द्वारा क्रिया के रूप में परिवर्तन से वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म, क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष में रूपांतरण की प्रवृत्ति सामने आती है। वाच्य से वाक्य में कर्ता, कर्म तथा क्रिया में से किसी एक की प्रधानता होती है, उसका पता चलता है। वाच्य के द्वारा कर्म, कर्ता और भाव की अवधारणा पुष्ट होती है। बच्चों, इसमें सीधी सादी लैंग्वेज में ये बताना चाह रहा है कि क्रिया का जब रूप परिवर्तन होता है, क्रिया के रूप में जब परिवर्तन होता है तो उसके साथ ही उसके कर्ता में, कर्म में, क्रिया में, क्रिया के लिंग में, वचन में और पुरुष में भी परिवर्तन होता है। ठीक है। और वाक्य में किसी एक की प्रधानता होती है, तीनों में से, कर्ता की, कर्म की और भाव की। ठीक है। सीधी सादी लैंग्वेज में बिल्कुल आपको समझना है इसको। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, वाक्य में किसी एक की प्रधानता होती है, या तो वो कर्ता की प्रधानता होगी या कर्म की या भाव की, और ये पता चलेगा अपने को क्रिया के रूप से। उदाहरण के तौर पे देखो, नेताजी सुंदर लग रहे थे, तो यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है इस वाक्य में। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कौन सुंदर लग रहे थे? नेताजी। बाल गोविंद भगत खेतीबाड़ी कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं? खेतीबाड़ी। तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता है। और तीसरा वाक्य, उससे रोया नहीं जाता। इस वाक्य में भाव की प्रधानता है, भाव दर्शा रहा है। तो ये सब आपको पता चलेगा क्रिया से। किससे पता चलेगा? क्रिया से। अब आगे है वाच्य के भेद। वाच्य के मुख्यतः दो भेद बताए गए हैं, कृतवाच्य और अकृतवाच्य। फिर इसने अकृतवाच्य के भी दो भेद बताए हैं, जिसमें कर्मवाच्य और भाववाच्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया कि वाच्य के दो भेद बताए हैं, कृतवाच्य और अकृतवाच्य। फिर अकृतवाच्य को वापस दो भागों में डिवाइड किया है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कृतवाच्य। आगे कृतवाच्य में क्रिया के रूपांतरण से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो, तो वह वाच्य कृतवाच्य कहलाता है। कृतवाच्य में कर्म की प्रधानता न होकर के कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही होते हैं। जैसे बालक सोता है, बच्चे खेलते हैं, गीता गाती है, राजीव पुस्तक पढ़ता है, हालदार साहब ने पान खाया। इन सब में क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार है। जैसे पहले वाक्य में बालक एक वचन है, तो इसकी क्रिया का रूप भी एक वचन में है। दूसरे वाक्य में बच्चे बहुवचन शब्द है, तो इस वाक्य में क्रिया का रूप
बहुवचन के रूप में है। तीसरे वाक्य में गीता स्त्रीलिंग है और क्रिया भी स्त्रीलिंग है। आगे चौथे वाक्य में राजीव पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है। और पांचवें वाक्य में हालदार साहब पुल्लिंग है और क्रिया भी पुल्लिंग है। अतः स्पष्ट होता है कि जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वहाँ पे कृतवाच्य होता है। और इसमें कर्ता ने, ये ने कारक शब्द जो है वो विभक्ति शब्द कभी कभी नहीं भी आता, ये ज़्यादातर भूतकाल में आता है। जैसा कि यहाँ पे इसमें एक भी जगह ने नहीं आया है। ने जो है वो छुपा हुआ रहता है। कर्ता ने, अपन कारक शब्द पढ़ते हैं ना, कारक कर्ता ने, तो यहाँ पे ने जो है वो कहीं पे भी नहीं आया, छुपा हुआ है। अब है अकृतवाच्य। क्रिया के रूपांतरण में जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता नहीं होती तो इस प्रकार के वाच्य को अकृतवाच्य कहते हैं। अकृतवाच्य के दो भेद होते हैं। पहला है कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में क्रिया के जिस रूपांतरण में वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य के अंतर्गत कर्ता की प्रमुखता न होकर के कर्म की प्रमुखता होती है। वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार हो जाते हैं। जैसा कि कृतवाच्य में हुआ था, लिंग वचन पुरुष जो है वो कर्ता के अनुसार हो गए थे, यहाँ पे कर्म के अनुसार हो जाएंगे। अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्म से हो तो वह वाक्य कर्मवाच्य हो जाता है। जैसे रीना द्वारा गीत गाया जाता है। रोगी को दवाई दे दी गई है। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया। और अंत में है पतंग उड़ रही है। इन सब वाक्यों में कर्म की प्रधानता है और क्रिया का रूप कर्म के आधार पर है। जैसे पहले वाक्य में गीत पुल्लिंग शब्द है तो गाया गया क्रिया भी पुल्लिंग है। फिर दूसरे वाक्य में पतंग स्त्रीलिंग है तो उसके साथ में क्रिया भी स्त्रीलिंग है। तीसरे वाक्य में दवाई स्त्रीलिंग और चौथे वाक्य में पुस्तक भी स्त्रीलिंग है तो इनके अनुसार इनकी क्रियाएं भी स्त्रीलिंग हैं। पांचवें वाक्य में ड्राइवर पुल्लिंग के अनुसार क्रिया पुल्लिंग है। और अंत में जब क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो वो कर्मवाच्य होता है। ठीक है बच्चों, अब कर्मवाच्य को बनाने के मैं कुछ नियम बताती हूँ आप पे कि कर्मवाच्य में सबसे पहले तो कर्ता के बाद में द्वारा या को या से लगेगा। जैसे रीना द्वारा रोगी को, रीना से, ऐसे से या द्वारा शब्द जो है वो लगेगा। और इसकी पहचान होती है कि इसमें क्रिया जो है वो सक्रमक होती है। इसके लिए आपको क्रिया शब्द पे क्या से क्वेश्चन करना पड़ेगा, प्रश्न करना पड़ेगा। उसका जो आंसर आएगा वो आपका कर्म होगा। उससे पता चलेगा कि ये कर्मवाच्य ही है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। जैसा कि रीना द्वारा क्या गाया गया, गीत गाया गया, तो यहाँ पे गीत शब्द जो है वो कर्म है। रोगी को क्या दे दी गई, रोगी को दवाई दे दी गई। छात्र द्वारा क्या पढ़ी जा रही है, छात्र द्वारा
पुस्तक पढ़ी जा रही है। ड्राइवर द्वारा ज़ोर से क्या मारा गया? ब्रेक मारा गया। इस प्रकार से आपको क्रिया शब्द पे क्या से प्रश्न करने पर जो उसका उत्तर आता है क्या का, तो वो सक्रामक क्रिया है, और अगर नहीं आता है तो वो कर्मवाच्य नहीं होगा। इस प्रकार से आपको उसकी पहचान करके उसका रूपांतरण या उसकी पहचान करने के लिए भी प्रश्न आता है परीक्षा में। तो ये प्रश्न आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, आगे के लिए कल पढ़ेंगे। मिलते हैं आगे। ओके।